नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 2025 तक उत्तराखंड बनेगा भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, सीएम धामी बोले। ईडी और सीबीआई की तरह विजिलेंस विभाग को करना होगा काम, विभाग के लिए 2 करोड़ की घोषणा। उत्तराखंड में उद्योग को बढ़ावा दे रही धामी सरकार, प्रदेश में जल्द लागू होगी मैन्युफैक्चरिंग और परचेज पॉलिसी, उद्योगपतियों को किया जाएगा प्रोत्साहित। भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी, अब तक एसटीएफ के हत्थे चढ़े 13 आरोपी, खंगाली जा रही घोटाले की परत दर परत। और दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना जी का जंजाल, आधे अधूरे कामों से बरसात में लोग बेहाल, निगम ने भी अपने कामों का ठीकरा प्रोजेक्ट पर मढ़ा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और उसी मकसद के साथ धामी सरकार आगे बढ़ रही है। देहरादून में 1064 सुशासन पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि 2025 तक देवभूमि को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और इसके लिए विजिलेंस विभाग को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने विजिलेंस विभाग को मजबूत बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है और इसके साथ ये विभाग में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोत्साहन के रूप में उन्हें सम्मानित करने की भी बात कही है। और साथ ही विजिलेंस विभाग में शिकायत के बाद शिकायतकर्ता को 15 दिन में वापस उनकी राशि भी दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि ईडी और सीबीआई की तरह उत्तराखंड में विजिलेंस विभाग को काम करना होगा। हमने अप्रैल माह में इसको जारी किया था और तब से लेकर बहुत सारी जगह पर इस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के स्वरूप में पुनः रूप से उसको बनाने के लिए जो हमने नंबर जारी किया था, उस पर अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी बात करी है, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और सभी पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित थी और विजिलेंस को काम करने के लिए रिवॉल्विंग फंड की जो जरूरत होती है, उसके लिए भी आज हमने 2 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करने का ये घोषणा की है। अपने यहाँ पे बहुत बड़ी चीज आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, क्योंकि हमारे रिवॉल्विंग फंड के कारण कई बार लोगों के पैसे फंसते थे, उनके मोबाइल फोन फंस जाते थे, तो वो निकलना थोड़ा टाइम लगता था, जिसके कारण कि लोग थोड़े डिस्करेज होते थे। अब इसके बाद लोग ज्यादा इंकरेज होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों का तांता बढ़ेगा और इससे एक समाज में मैसेज हो जाएगा कि विजिलेंस विभाग जो है शिकायतों पर कार्रवाई करता है, तो उससे लोगों के बीच में जो करप्शन की जो भावना है वो थोड़ी कम होगी, जो इसका मुझे पूरा विश्वास है। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बड़े फैसले आने वाले समय में लेने जा रही है। क्या कुछ फैसले हैं जिनमें सरकार बदलाव कर सकती है और कुछ नए फैसले भी सरकार लेने जा रही है? आइए रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगपतियों को हर संभव मदद देने के साथ उत्तराखंड में उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर भी आश्वासन दिया है। जो पुरानी नीति है उसमें कुछ संशोधन के विषय हैं। एकल खिड़की जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी को यहाँ के उद्योगों के अनुरूप उनको बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं और लोकल उत्पाद उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे अभी जो लगे हुए उद्योग हैं, उनको संचालित करने वाले हमारे उद्योग मित्र हैं, उद्योगपति हैं, उन सभी को हमने कहा है कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप लोगों को लाइए यहाँ पर, आप मुख्य आधार स्तंभ हैं। हमारी सरकार सबका स्वागत करेगी उसके अनुरूप, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर उद्योगों के लिए भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर अब बन रहा है। लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार उन सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। एक तरफ जहां उद्योगपतियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूर करने का काम किया है, तो वहीं उत्तराखंड में अब लैंड बैंक के तहत उद्योगों के लिए जमीन एकत्रित की जाएगी, जिनमें उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। लैंड बैंक जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास है वो हम पोर्टल पे डाल रहे हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में सभी विभागों के जो राज्य सरकार के अलग अलग विभाग हैं, उनके पास जो भी जमीनें हैं जो वो वर्तमान में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उनको हम किसी पर्पज के लिए अलॉट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम मिला कर लैंड बैंक करेंगे और
कंसर्न डिपार्टमेंट से जो लिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए अगर स्वास्थ्य विभाग की जमीन है तो अगर कोई हॉस्पिटल आना चाहता है या हेल्थ से जुड़ी हुई कोई चीज आना चाहती है तो हम कोशिश करेंगे कि वो उनकी जमीन में लग जाए। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी लाने वाली है। इससे उत्तराखंड में मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लगाए जाने से प्रदेश को काफी लाभ होगा और जीएसटी के रूप में उत्तराखंड को इसका सीधा फायदा भी मिलेगा। तो वहीं उत्तराखंड में जल्द परचेज पॉलिसी भी बनाए जाने का आश्वासन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है और कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में प्रत्येक पॉलिसी पर मोहर भी लग जाएगी। देहरादून में लॉजिस्टिक पार्क की एक कमी है। आप देखते होंगे कि चारों तरफ जो है ट्रांसपोर्ट के ट्रक्स कहीं इधर कहीं उधर, तो एक प्रॉपर लॉजिस्टिक पार्क जो है नेशनल हाईवे के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा डेवलप किया जाए। उसके लिए हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना एक इशू रखा था। परचेज पॉलिसी की हमने बात की है कि बहुत समय से वो लंबित पड़ी है, उसको तुरंत जो है तो हमें आश्वस्त किया गया कि नेक्स्ट कैबिनेट बैठक में इसको लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार उद्योगपतियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए जहां हर संभव मदद देने की बात कर रही है, तो वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक से जिन उद्योगपतियों को प्लास्टिक बनाने को लेकर अपने उद्योग बंद करने पड़ेंगे, उनको भी प्रोत्साहन देने की बात प्रदेश सरकार कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जो सपना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए देखा है, क्या वो आने वाले वक्त में साकार हो पाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय को लेकर 2 साल पहले रखी गई नींव के बावजूद कार्यालय का निर्माण कार्य 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ पाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पार्टी कार्यालय बनने की राह में रोड़ा अटक रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए इसके पीछे का पूरा माजरा। ये जो शिलापट आप देख रहे हैं, असल में ये शिलान्यास अब से 2 साल पहले नए बीजेपी प्रदेश कार्यालय बनाने को लेकर किया गया था। लाडपुर रिंग रोड पर बीजेपी का नया प्रदेश कार्यालय बनना प्रस्तावित है, मगर हैरानी इस बात को लेकर है कि शिलान्यास के 2 साल बाद भी निर्माण को लेकर 1 ईंट तक नहीं लग पाई। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल जिस जमीन पर प्रदेश कार्यालय को बनाना है, असल में वो जमीन ही सवालों के घेरे में घिर चुकी है। एक जनहित याचिका दायर करने वाले सोशल एक्टिविस्ट विकेश सिंह का दावा है कि बीजेपी मुख्यालय की जमीन सरकार की है और इसके लिए शासन से परमिशन नहीं ली गई। बीजेपी का जो कार्यालय है 20 दिसंबर 2011 में इसकी सेल डेट हुई है। ये नंबर पहले पुराना नंबर इसका 74 था, उससे ये नया नंबर बना 43 और 43 का और था। तो ये जमीन चाय बाग में मेंशन है और जैसे ही 20 दिसंबर 2011 में ये रजिस्ट्री हुई, उसी दिन में गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, अध्यादेश जो 1975 में आया उसके हिसाब से ये और एक्ट के हिसाब से उसी दिन गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई है ये जमीन। सोशल एक्टिविस्ट विकेश सिंह का ये भी तर्क है कि 2011 में ये जमीन ग्रामीण क्षेत्र में आती थी, जिसके तहत भू कानून के अंतर्गत 200 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन ग्रामीण क्षेत्र में लेने पर सरकार की मंजूरी लेनी होती है। लेकिन भाजपा ने इसको लेकर सरकार से परमिशन नहीं ली। यानी कि दोनों पहलुओं को देखा जाए तो ये जमीन किसी भी तरीके से नियमों के मुताबिक भाजपा की नहीं है और विधिक तौर पर ये जमीन सरकार की है। देखिए, ये जब हमने वो सेल डेट देखी तो उसमें इन्होंने लिखा था कि हमने 154 सबसेक्शन 3 का हमने कंप्लाइंस कर दिया है, पर जब हमने आरटीआई में मांगा तो उसमें ये लिखा हुआ आया कि इन्होंने ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करा गया है। तो उसमें ये था कि जो उस समय ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर से ऊपर आप जमीन नहीं ले सकते। आप अगर लेंगे तो आप शासन से परमिशन लेंगे। तो जब हमने रजिस्ट्रार से पूछा तो उन्होंने लिख के दे दिया कि इसमें कोई परमिशन, कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो उस हिसाब से भी ये उसी दिन गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई है। बीजेपी कार्यालय के निर्माण में हो रही देरी को लेकर जहां कई सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं अब ये सवाल बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी परेशान कर गया। आप भी उनके इस बयान को जरा सुन लीजिए। पार्टी कार्यालय हमको बनाने से चिंता मीडिया काहे कर रहा है? बाकी लोग तो हमारा काम है, जिस दिन बनेगा आप सबके सामने होगा। पार्टी कार्यालय हमको बनाने से चिंता मीडिया काहे कर रहा है? बाकी लोग तो हमारा काम है, जिस दिन बनेगा आप सबके सामने होगा। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट, लाडपुर, चक्रायपुर, रायपुर और नत्थनपुर में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा चुका है
और इस बारे में हाईकोर्ट ने शासन से रिपोर्ट भी मांगी है। जिला प्रशासन ने भी इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। मगर सवाल ये है कि सवालों के घेरे में घिरी बीजेपी प्रदेश कार्यालय की जमीन को लेकर पार्टी आगे क्या कुछ स्टैंड लेती है, ये देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड के अलग अलग मसलों पर विचार विमर्श के लिए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का गठन किया है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है जो राजनीतिक मसलों पर विचार विमर्श करेगी। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से लेकर उत्तराखंड कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कैसा होगा वो भी कमेटी की तरफ से ही तय किया जाएगा। इस कमेटी में कई वरिष्ठ नेताओं और नौजवान नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन हरक सिंह रावत का नाम गायब है, जिस पर अब कांग्रेस से कवर अप करने की कोशिश कर रही है। देखिए, वो अलग मामला है। हरक सिंह रावत जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता रहे हैं और आज भी वरिष्ठतम नेता हैं। क्या पता पार्टी उनको किसी और कमेटी में, इससे बड़ी उच्च अधिकार कमेटी हो सकती है, उसमें भी रखा जा सकता है। तो ऐसा कोई कहीं सवाल नहीं है कि उनको अलग रखने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं। लालकुआं पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। यशपाल आर्य ने कहा कि दोबारा सत्ता में आने के बाद भी बीजेपी सरकार से जनता को राहत नहीं मिली है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आने वाले 5 साल के लिए धामी सरकार के पास विकास कार्यों को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। जिस तरह से 6 दिन का लेखा जोखा प्रदेश के जो आवाम के सामने रखा है, निसंदेह उससे जनता का विश्वास इस सरकार से उठा है। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं, बेरोजगारी में कहीं पर इनके कोई कदम नहीं बढ़े हैं, किस तरह से रोजगार दिया जाए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले में रामनगर कोर्ट के कनिष्ठ सहायक हिमांशु कांडपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उसने अन्य आरोपियों के माध्यम से पेपर खरीदा और फिर उसे हल कर अभ्यर्थियों को भेजा था। आरोपी आयोग में पीआरडी कर्मी रहे मनोज जोशी का रिश्तेदार है और जीजा के जरिए ही उसने पेपर की व्यवस्था कराई थी। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी कार्यवाही जारी है। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यूपीएसएससी पेपर लीक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना के दौरान 12 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही साथ जो उन अभियुक्तों से पूछताछ में या अन्य जो हमारे इस तरह के कैंडिडेट प्रकाश महर जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर बैठकर परीक्षा का सॉल्व करी और एग्ज़ाम दिया था, उस सबसे जानकारी करने के बाद इस लिंक में हिमांशु कांडपाल का नाम आया था, जो वर्तमान में रामनगर कोर्ट में कार्यरत था और उसको पूछताछ हेतु स्टीफ कार्यालय बुलाया गया था। और गहन पूछताछ के बाद जो उसके बयान लिए गए और जो विरोधाभास पाए गए और जो साक्ष्य है जो पूर्व के अभियुक्तों से भी मिले थे और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट भी मिले थे जिनके द्वारा पैसे देने की बात आई थी और कहाँ एग्ज़ाम देने की बात आई थी, उसके आधार पर उनको कल गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं प्रदेश में निर्वाचन नियमावली में बदलाव किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब साल में 4 बार मतदान सूची में नाम को दाखिल किया जा सकता है, यानी कि मतदाता 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकता है। और इससे पहले साल में सिर्फ एक बार ही मतदाता अपने नाम को ऐड करा सकता था, मगर अब वोटर्स को सहूलियत देते हुए ये कदम उठाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि फर्जी वोटर कार्ड की पहचान के लिए मतदाताओं से आधार नंबर भी लेने की अपील की गई है। आधार की गोपनीयता का भी ख्याल रखा जाएगा। अभी क्वालिफाइंग डेट जो है 18 साल होने के लिए 4 बार होगा। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 4 टाइम्स क्वालिफाइंग डेट होगा। आधार अपना नंबर हमें दे दे, ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है। और जिनका भी आधार नंबर लिया जाएगा उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के अनुसार फिजिकल कॉपी का जो मास्क करके रखा जाएगा और उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं रहेगा और वॉल्ट में रहेगा। पूरा इसका गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाएगा। यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
स्मार्ट सिटी और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर हम कई रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन हालात वही ढाक के तीन पात है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को ख्वाब तो बहुत ज्यादा दिखाए गए, बड़े बड़े दिखाए गए, लेकिन मौजूदा वक्त खासकर मॉनसून में गड्ढा युक्त सड़कें राजधानी की सूरत में बदसूरती का दाग लगाने के साथ ही हादसों को दावत दे रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना जी का जंजाल। प्रोजेक्ट के अधूरे कामों से लोग परेशान। गड्ढा युक्त सड़कें हादसों को दे रही दावत। अधिकारी दे रहे टाल मटोल जवाब। सवाल, आखिर कब पूरा होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? मॉनसून के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी देहरादून की सड़कों की दुर्दशा देखने के बाद आप ये अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि क्या ये वाकई उत्तराखंड की राजधानी है। सड़कें भी ऐसी कि जगह जगह गड्ढे, और इन गड्ढों भरी सड़कों पर आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर हिचकोले खाते नजर आएंगे। जरा सी बारिश होने पर पानी की निकासी कोसों दूर नजर नहीं आती। नतीजन सड़कों में गड्ढों का अंदाजा ही नहीं लगता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। और तो और कई बार इन गड्ढों से हादसों के बाद भी सबक नहीं लिया गया। चलते हुए लोगों को भी बहुत दिक्कत है, यहाँ पर कोई भी गिर सकता है। एक तो बहुत गहरा गड्ढा है, ऊपर से कुछ है नहीं, कुछ ऊपर से है नहीं ढकने के लिए इसमें। और ये पत्थर चारों तरफ लगा रखे, जब पानी भरता है तो ये पत्थर ही बह जाते हैं। गड्ढा ऐसा प्लेन हो जाता है, कोई भी गिर जाता है इसमें आके। किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि पानी लेवल में चलता है, इतनी गहरा पानी होता है कि गाड़ियाँ इसमें गिरने का बहुत डर होता है। किसी की जान भी जा सकती है इसमें। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस बात के लिए। रात बेरात को गड्ढे दिखाई नहीं देते, कोई तेजी में आ रहा हो, बारिश हो रही है, पानी में दिखता नहीं खड्डा कितना गहरा है, क्या है। उधर तेजी में कोई आ रहा हो, रात को उसे पता न चला हो, तो बिल्कुल कोई हादसा हो सकता है यहाँ पे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सड़कों पर उतरे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सड़कों का निरीक्षण कर अधिकारियों को वक्त पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। मगर शायद मंत्री जी का इतना दबदबा नहीं कि काम वक्त पर पूरे हो सके। और तो और शहर भर के नालों की सफाई न होने का ठीकरा नगर के मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी स्मार्ट सिटी के कामों के ऊपर ही फोड़ डाला। बरसात में जो स्मार्ट सिटी के काम लगातार जो खुदे पड़े हैं, उससे फिर दोबारा नालियां भर जाती हैं, उससे भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके लिए भी निगम ने और माननीय हमारे विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने लगातार इसके लिए प्रयास किया है कि काम समय पे पूरे हो जाए। अगर समय पे बरसात से पहले ये काम पूरे हो चुके होते तो आज ये दिक्कत ना आती। लेकिन अभी मंत्री जी ने कहा है कि ये काम मुझे हर हालत में अक्टूबर तक ये पूरे होने हैं। तो मुझे लगता है कि काम पूरे हो जाएंगे। जब काम पूरे हो जाएंगे तो जो स्मार्ट सिटी, जो शहर में जो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, जो दिक्कतें शहर वासियों को आई हैं, उसका समाधान हो पाए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधूरे कामों से लोग परेशान हैं, तो निगम अपनी जिम्मेदारियों से बचता नजर आ रहा है। ऐसे में इस मसले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से जो स्मार्ट सिटी का मामला सामने आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की अभी तक के कामों की पोल खोलने वाला है, और मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि विगत 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सरकार की कलई खुल गई। आज सरकार के भ्रष्टाचार की कलई खुल गई। सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और 400 करोड़ का काम हो गया, 4 रुपये का काम आपको नहीं दिख रहा। पूरी देहरादून की सड़कें जल भराव से लबालब होगी और सरकार उसमें कुछ कह नहीं रही। और इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का और क्या हो सकता है कि मंत्री स्वीकार कर रहा है कि स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों की आड़ में अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचते दिख रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी का ख्वाब कब पूरा होगा, ये कोई नहीं जानता। इस बीच मानसून में खुलती नगर निगम के दावों की पोल के बीच लोगों को यूं ही परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा, या वाकई इसके लिए कोई हल निकाला जाएगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद काफी तादाद में यात्री उत्तराखंड में आ रहे थे, जिसके चलते परिवहन विभाग ने यात्रा मार्ग पर अस्थायी 4 चेकपोस्ट डामटा, कुठालगेट, भद्रकाली और ब्रह्मपुरी में बनाई थी। लेकिन प्रदेश में मानसून आने के बाद चारधाम यात्रियों की संख्या कम हो गई है, इसलिए परिवहन विभाग ने अपनी 3 चेकपोस्ट हटा दी है।
हमारी कोठाल गेट और डामटागी चेकपोस्ट का संचालन बंद कर दिया गया है और अभी हाल ही में हम लोगों ने भद्रकाली चेकपोस्ट का भी संचालन बंद कर दिया है, क्योंकि यात्रा में जाने वाली वाहनों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है बरसात को देखते हुए। तपोवन वाली जो ब्रह्मपुरी स्थान पर हमारी जो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पे जो चेकपोस्ट हैं वो यथावत अभी भी संचालित है और अमूमन वो धाम कपाट बंद होने तक संचालित रहती है। तो कुल मिला के 4 में से 3 हमारी जो चेक पोस्ट है यात्रा अस्थायी वो बंद हो चुकी है। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल में कार्यरत कर्मचारियों को बाहर किए जाने से आक्रोशित कर्मी पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद श्रमिकों और उनके समर्थन में आए जनप्रतिनिधियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए शहीद स्मारक से सेंचुरी पेपर मिल गेट तक जुलूस निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सेंचुरी पेपर मिल के सुरक्षा कर्मियों के बीच जबरदस्त झड़प भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सेंचुरी पेपर मिल के HR मैनेजर संजय कुमार वाजपेयी को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। 15 दिनों में समाधान किए जाने की मांग भी की गई है। प्रतिपक्ष के नेता माननीय यशपाल आर्य जी को आमंत्रित किया, वो जल्दी आगे नहीं तो इस धरने में उन्होंने भी यहाँ पर होना था और हम बड़े लोकतांत्रिक तरीके से गांधीवाद तरीके से हम लोग वहाँ से आए और इकट्ठा होकर के हमने इनसे कहा आप गेट बंद मत करिए, गेट को खुला रखिए, अपने जो भी मैनेजमेंट के आपके व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनको आप बाहर भेज दीजिए और हमारे उत्तराखंड की जो पुलिस लालकुआं थाने की जो पुलिस लगी है वो यहाँ पर कोतवाली की यहाँ पर गेट पर खड़ी रहेगी और अपने मैनेजमेंट के आदमी को आप बाहर बुला दीजिए और हमारा ज्ञापन ले लीजिए और हमको बता दीजिए कि हमारे लोगों को आप कितने दिन में इनको अंदर उनको परमानेंट करेंगे, ये हमको बता दीजिए। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से आए और आने के बाद जैसे ही हमने इनको यहाँ पर गेट पर हम खड़े हुए, जो इनका बदतमीजी वाला जो रवैया था, इनकी जो हिटलर शाही थी और जो इनका एक गुंडा तंत्र वाला जो रवैया था, उससे हम लोग त्रस्त हो गए। आज मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जसपुर तहसील और SDM कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, साथ ही तहसील कर्मचारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। निरीक्षण किया है देखने के लिए कि लोगों को कैसी सुविधाएं मिलेंगी और शाम को 5 बजे किया था कि देखिए कई लोग गायब तो नहीं है, तो लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है। स्पेस भी तहसील हिसाब से स्पेस नहीं है, तो बहुत सी सुविधाएं जिस हिसाब से दी जानी चाहिए उस हिसाब से नहीं दी जा पा रही है। प्रयास है कि जल्दी ही इसके लिए एक नया भवन का जो निर्माण चल रहा है वहाँ पर त्वरित गति से काम करवाया जाएगा और नई जगह शिफ्ट करके भीतर से मैं जनता को दी। लोहाघाट में लावारिस जानवरों के झुंड ने GIC खेल मैदान में कब्जा जमाया हुआ है। ये तस्वीर GIC मैदान की है, जहां खिलाड़ियों के बजाय लावारिस जानवर मैदान में हैं। GIC के प्रिंसिपल की माने तो उन्होंने क्षेत्रवासियों पर भी आरोप लगाया है। क्षेत्रवासी अपने पालतू जानवर मैदान में छोड़ जाते हैं, इस वजह से खिलाड़ियों को काफी परेशानी होती है। पूर्व में भी यहाँ पर कुछ आवारा जानवरों का यहाँ पर आना जाना रहा है, लेकिन अभी तो सर इस बीच में ऐसा हुआ है कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा भी अपने जो पालतू जानवर हैं और कुछ आवारा लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन पालतू जानवरों को भी सर यहाँ पर छोड़ के वो दिन भर हमारे फील्ड में यहाँ पर जो है तो बैठते हैं और घूमते हैं और हमारी इसके बाद जो पूरा परिसर है उसमें लगाए गए पौधों को और नए जो वृक्ष लगाए गए हैं उनको भी नुकसान कर रहे हैं। और हमारे जो छात्र हैं सर, उन छात्रों पर 2-3 बार उन्होंने आक्रमण भी किया है। कुछ बच्चे यानी कि जान पर हथेली पर खेलते हुए यहाँ पर काम कर रहे हैं। देवप्रयाग थाना क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान एक महिला की पहाड़ी से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। भारी बारिश के बीच पुलिस और SDRF की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर महिला का शव खाई से बाहर निकाल लिया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स में पहुंचाया गया है। देवप्रयाग थाना पुलिस के मुताबिक महिला अपने पति के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा पर गई थी। वापसी में पति पत्नी अपने घर मुरादाबाद वापस जा रहे थे और इसी दौरान महिला खाई की ओर खड़े होकर सेल्फी लेने लगी और अचानक पैर फिसलने से खाई में गिर गई। पौड़ी जिले के सतपुली CO सदर प्रेमलाल टमटा ने सतपुली थाने का निरीक्षण किया, जहां पर थाने के सभी दस्तावेजों समेत शस्त्रों के और उपकरणों की भी जांच की गई। इस दौरान CO प्रेमलाल टमटा ने पुलिसकर्मियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही सतपुली नगर में लगे CCTV कैमरे की भी सराहना की। एक तो जो हमारे शस्त्र होते हैं उनका रख रखाव ये देखा जाता है कि किस प्रकार का है। जैसे बरसात होती है, बरसात काल में उनके अंदर कोई फफूंदी तो नहीं लगी या इस तरह से कोई भी चीज़ जो है खराब तो नहीं हो रही है।
साथ साथ जो थाने का जो रिकॉर्ड होता है उसको प्रत्येक गश्त कर चेक किया जाता है कि उससे जो प्रविष्टियाँ वो सही रूप से अंकित है नहीं है, ये सब देखी जाती है। साथ साथ जवानों को भी जो है अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हेडलाइंस पर। नमस्कार। 2025 तक उत्तराखंड बनेगा भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, सीएम धामी बोले। ईडी और सीबीआई की तरह विजिलेंस विभाग को करना होगा काम, विभाग के लिए 2 करोड़ की घोषणा। उत्तराखंड में उद्योग को बढ़ावा दे रही धामी सरकार, प्रदेश में जल्द लागू होगी मैन्युफैक्चरिंग और परचेज पॉलिसी, उद्योगपतियों को किया जाएगा प्रोत्साहित। भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी, अब तक एसटीएफ के हत्थे चढ़े 13 आरोपी, खंगाली जा रही घोटाले की परत दर परत। और दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना जी का जंजाल, आधे अधूरे कामों से बरसात में लोग बेहाल, निगम ने भी अपने कामों का ठीकरा प्रोजेक्ट पर मढ़ा।